दोनों पार्टनर्स की मर्जी के बावजूद ईर्ष्या और बेवफाई के एहसास से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्विंगिंग में ईर्ष्या शामिल हो सकती है, किसी एक पार्टनर का दिल टूट जाता है, पर ये उन कपल्स के साथ भी होता है जहां स्विंगिंग नहीं होती है। रिश्ते के बीच कोई तीसरा आ जाता है, दूसरे पार्टनर को कुछ हो जाता है और लोगों को लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ईर्ष्या और सेक्सुअल इनसिक्योरिटी के एहसास का मर्दों और औरतों पर अलग अलग असर पड़ता है। मर्दों को तब ज्यादा खतरा महसूस होता है जब वो अपने पार्टनर को किसी के साथ बेड पर देखते हैं। एक्चुअल सेक्स एक्ट उनके अंदर जेलसी पैदा करता है, जबकि औरतों में जेलसी तब पैदा होती है जब उनका पार्टनर किसी को चाहने लगता है, अपने रिसोर्सेस उस पर लुटाता है, क्योंकि उनके लिए वही सबसे बड़ा खतरा है। हो सकता है कि डोना और उनके पार्टनर ने सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी की एक नई दुनिया में कदम रखा हो, पर उसकी कीमत उन्हें अपने रिश्ते को खोकर चुकानी पड़ी। मुझे लगता है कि मैंने वो एक्स्ट्रा इमोशनल एफर्ट्स नहीं डाले जो एक रिश्ते में जरूरी होते हैं। चाहे रिश्ता कितना भी अच्छा हो, उसे बांटने से एहसास कम हो जाता है। वो आपको एसिड की तरह गला सकता है। कुछ का कहना है कि मेन रिलेशनशिप से ध्यान को भटकाने से वो कमजोर होता है और खत्म भी हो सकता है। कोई भी कपल जो स्विंग करना शुरू करता है, उसके लिए इमोशनल रिस्क ये होते हैं कि आखिरकार वो रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि एनर्जी प्राइमरी रिलेशनशिप को छोड़कर कहीं और जा रही है। मतलब कि ऐसे कपल के बीच के रिलेशनशिप का कमजोर हो जाना स्वाभाविक होता है। डोना उस रिश्ते को तोड़ने का दोष सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन को देती हैं, जो इनके हिसाब से कभी नहीं टूट सकता था। जो मैंने खोया है उसके सामने सब बेकार है। अब तो बस ऐसा लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी उस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि फैंटेसी, सेक्सुअल फ्रीडम इस लायक नहीं है। वो उसकी जगह नहीं ले सकते जो मैंने खोया है, और वो है मेरी खुशी। फिर भी प्यार और सेक्स के बारे में जो एक संस्कृति में वर्जित है, वो दूसरी संस्कृति में स्वीकार्य हो सकता है। साउथ वेस्ट चाइना के लेक लुगु इलाके में उस युवा लड़की के लिए उसका परिवार प्रार्थना कर रहा है, जो जल्दी ही मौसवा औरत बनने वाली है। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए और मैं बहुत खुश हो गई। बहुत से दूसरे समाजों में डार्शी अभी भी एक बच्ची समझी जाएगी। फिर भी 13 साल की उम्र में वो वयस्कता में प्रवेश करने वाली है, जिसके बाद वो अपनी इच्छा से अपना सेक्सुअल पार्टनर चुनेगी और मौसवा वॉकिंग मैरिज कर सकेगी। कमिंग ऑफ एज समारोह के शुरू होते ही एक सूखे हुए सुअर और चावल की एक बोरी को फर्श पर रखा जाता है, जो आने वाले जीवन की खुशहाली के प्रतीक होते हैं। वो अपने बाएं पैर को चावल की बोरी पर रखती है और दाएं पैर को सूखे हुए सुअर पर। चावल का मतलब अच्छी फसल और अच्छा जीवन होता है, और सुअर पैसे और समृद्धि को दर्शाता है। उसका बड़ा परिवार देखता है और डार्शी की आंटी उसे कपड़े पहनाती है। ये पहली बार है जब एक युवती को एक स्कर्ट और पारंपरिक मौसवा कपड़े पहनने की इजाजत मिली है। फिर उसके पिता सूना डार्शी को पैसों से भरा एक लिफाफा देते हैं। समारोह पूरा हो चुका है और वो एक मौसवा औरत बन चुकी है। 13 साल का होने पर वयस्कता में प्रवेश करने के लिए लड़कों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। जब तक इंसान 13 साल का नहीं हो जाता है, मौसवा लोगों का मानना है कि उसमें आत्मा नहीं होती है। उसके बाद ही वो असली इंसान, असली मानव बनता है। अब डार्शी वॉकिंग मैरिज के लिए तैयार है। उसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और वो सेक्सुअल पावर्स हैं जो किसी भी दूसरे समाज में 13 साल के बच्चे के पास नहीं होती हैं। ये अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं अब एक अडल्ट हूँ। जीमा अपनी बेटी के लिए खुश हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो बड़ी हो गई है, और उम्मीद है कि उसकी सेहत अच्छी रहेगी और वो कामयाब होगी।
अब पहली बार डार्शी गांव के उस त्योहार का हिस्सा बन सकती है जो मौसवा देवी की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन प्रेमियों का चुनाव और सेक्सुअल अफेयर्स की शुरुआत भी हो सकती है। शुरू में लड़के और लड़कियां दूर दूर नाचते रहते हैं, पर जल्दी ही लड़के अपनी लाइन से निकलकर उस लड़की के पास जाते हैं जो उन्हें आकर्षित करती है और उम्मीद करते हैं कि वो भी उनकी तरफ आकर्षित होगी। साथी चुनने का कोई नियम या पैमाना नहीं है, बस वो एक अच्छा लड़का होना चाहिए। बाहर वालों के लिए ये एक मासूम लड़की की उंगलियों से की गई गुदगुदी हो सकती है, जबकि डार्शी के हाथ का ये छूना एक जवान लड़के को न्योता हो सकता है कि वो उसके बेडरूम में आकर उसके साथ वॉकिंग मैरिज शुरू कर सकता है। एक औरत आज के लिए एक पार्टनर को चुन सकती है और कल रात किसी और के साथ सो सकती है। डार्शी को आज उसकी पसंद का लवर नहीं मिल सका है, हालांकि इसके समाज में अपनी इच्छा से संभोग की इजाजत है। हालांकि अब मौसवा की जीवन शैली बदल रही है, अब उनके रिश्ते ज्यादा मोनोगमस होने लगे हैं। सूना और जीमा पिछले 15 सालों से साथ हैं। अब से पहले लोगों के कई पार्टनर्स हुआ करते थे, पर हान चाइनीज लोगों के प्रभाव ने लोगों को ज्यादा मोनोगमस बना दिया है। मौसवा लोगों पर चाइना की सरकार का दबाव भी है कि वो बाकी के देश के साथ मिलकर चलें और मोनोगमस मैरिज को अपना लें। गुजरे जमाने में मौसवा लोगों के अपनी इच्छा से संभोग के चलन के कारण पितृत्व से जुड़े मुद्दे सामने आते रहे हैं। पुराने दिनों में ऐसी परंपरा थी कि बच्चों को ये नहीं पता होता था कि उनका पिता कौन है। अब हालत बेहतर है, ज्यादातर बच्चों को मालूम है कि उनके पिता कौन हैं। लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है। मौसवा समाज अब भी बाकी की दुनिया से बहुत अलग है। मौसवा कपल्स अब भी अलग अलग जीवन जीते हैं और मर्द अब भी अपनी माओं के साथ रहते हैं। इस रिवाज से दोनों सेक्सेस को फायदा होता है। ये अच्छा है, हमारे पास दिन में ज्यादा खाली वक्त होता है और वो झगड़े वगैरह भी नहीं होते जो पति पत्नी के साथ रहने पर होते हैं। वॉकिंग मैरिजेज में आर्थिक उलझने भी कम होती हैं। जो पैसा मैं कमाता हूँ वो मेरे परिवार का होता है और जो पैसा मेरी प्रेमिका कमाती है वो उसके परिवार का होता है। रिश्तेदारियां पैसे से नहीं जुड़ी होती हैं। अलग अलग घरों में रहने से परिवारों के बीच रिश्ते ज्यादा पेचीदा नहीं होते हैं। मौसवा समाज में कोई औरत या बच्चा बेसहारा नहीं होता, क्योंकि अगर मेरा प्रेमी और मैं अलग हो जाते हैं उसका मेरे बच्चों के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही मेरे जीवन पर। इस हिसाब से कि मैं कहाँ रहती हूँ या मेरे पास कितने पैसे और साधन हैं, मैं फिर भी अपने परिवार का एक हिस्सा होती हूँ और मुझे कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता है। बाहर वालों को ऐसा लग सकता है कि वॉकिंग मैरिजेस अपनी इच्छा से किए जाने वाले संभोग को बढ़ावा देती हैं, पर मौसवा लोगों के लिए इन रिश्तों का आधार प्रेम और दूसरे के प्रति आदर होता है। जब तक मैं किसी से प्यार नहीं करती वो मेरे कमरे में नहीं रह सकता। हो सकता है कि मौसवा समाज पर अपनी परंपराओं को बदलने के लिए बाहर की दुनिया का दबाव हो, पर इन्हें अब भी अपनी संस्कृति पर गर्व है। बाहर के लोगों के मुकाबले मौसवा लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं, पर वो इस लिहाज से अमीर हैं कि वो बड़े परिवार के साथ रहते हैं। मौसवा लोगों के लिए वॉकिंग मैरिज भावनात्मक और आर्थिक तौर पर फायदेमंद रहती है। परिवार के रिश्ते अहम होते हैं और प्रेम को दबाया नहीं जाता है बल्कि जताया जाता है।